द एग्ज़ाम वायर में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्यूरेटिव पिटीशन की अवधारणा, नियम, इसे दायर करने के लिए क्या क्या शर्तें हैं। साथ ही साथ हम देखेंगे मर्सी पिटीशन क्या है, जिसे दया याचिका कहते हैं, और रिव्यू पिटीशन क्या है, जिसे पुनर्विचार याचिका कहते हैं। यहाँ से प्रश्न यदि आपके प्री एग्ज़ाम में आता है या फिर कोई एक दिवसीय परीक्षा आप देते हैं उसमें पूछा जाता है, या फिर आप मुख्य परीक्षा देने जा रहे हैं उसमें प्रश्न आता है, मान लीजिए कि क्यूरेटिव पिटीशन क्या है, यानी कि उपचारात्मक याचिका क्या है, और यह दया याचिका और पुनर्विचार याचिका से किस तरह से भिन्न है। 200 शब्दों में आता है तो आप बड़ी आसानी से लिख सकते हैं, या फिर आपका प्रीलिम्स में कोई भी प्रश्न आता है तो 100% आप कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्यूरेटिव पिटीशन की अवधारणा, नियम, शर्तें, साथ ही साथ मर्सी और रिव्यू पिटीशन। तो सबसे पहले देखिए, न्यायालय से यानी कि सुप्रीम कोर्ट से किसी को डेथ पेनाल्टी मिलती है, मृत्यु दंड दिया जाता है, तो ऐसे में व्यक्ति के पास दो विकल्प बचते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे से आप समझ जाएंगे। दो विकल्प बचते हैं। ठीक है, पहला होता है दया याचिका, ठीक है, जिसे मर्सी पिटीशन कहा जाता है। ठीक है, संक्षेप में एमपी लिख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा है पुनर्विचार याचिका, जिसे रिव्यू पिटीशन कहा जाता है। ठीक है, रिव्यू पिटीशन। अब सवाल ये है कि जो दया याचिका है ये तो दायर की जाती है राष्ट्रपति के पास। ठीक है, अनुच्छेद 72 के अंतर्गत, पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वो मृत्युदंड को माफ़ कर सकता है। ठीक है, जबकि राज्यपाल को ये अधिकार नहीं है। ठीक है, क्षमादान की शक्ति राज्यपाल को भी है, राष्ट्रपति को भी है, परंतु राष्ट्रपति ही मृत्युदंड को माफ़ कर सकता है, राज्यपाल नहीं। तो दया याचिका हम भेजी जाती है राष्ट्रपति के पास, और वहीं पुनर्विचार याचिका की बात करें तो ये भेजी जाती है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाती है। ठीक है, और यदि आपकी दया याचिका भी खारिज हो जाए, पुनर्विचार याचिका भी खारिज हो जाए तो आपके पास क्या ऑप्शन बचता है? आपके पास एकमात्र ऑप्शन बचता है। ठीक है, उसके आगे कोई ऑप्शन नहीं है, उसे कहते हैं क्यूरेटिव पिटीशन। ठीक है, इसी को हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आपने दया याचिका और पुनर्विचार याचिका को समझ लिया, कहाँ दायर की जाती है ये भी जान लिया। अब हम देखते हैं क्यूरेटिव पिटीशन, यानी कि उपचारात्मक याचिका। तो सबसे पहले जान लीजिए, क्यूरेटिव पिटीशन शब्द में जो क्यूरेटिव है, ये क्योर शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। क्योर का मतलब आप जानते ही हैं, उपचार करना होता है। ठीक है, मेडिकल टर्म है। ठीक है, क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल तब की जाती है जब किसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका, रिव्यू पिटीशन खारिज कर दी गई हो। ठीक है, पुनर्विचार याचिका जब खारिज हो जाए तो उसके बाद ही आप जो है क्यूरेटिव पिटीशन को दायर कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। ये पॉइंट आप नोट करिएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और क्यूरेटिव पिटीशन के जरिए वह अपने लिए सर्वोच्च न्यायालय के पास न्याय के लिए गुहार लगा सकता है। ठीक है, रिक्वेस्ट कर सकता है। क्यूरेटिव पिटीशन को न्यायिक व्यवस्था में न्याय पाने का आखिरी उपाय के तौर पर जाना जाता है। ठीक है, यानी कि ये कड़ियों में अंतिम कड़ी है। ठीक है, इसके बाद आगे कुछ भी नहीं है। ठीक है, अंतिम कड़ी है, और इसमें फैसला आने के बाद व्यक्ति के लिए आगे के लिए कोई भी विकल्प नहीं बचता है। ठीक है, ख़त्म हो जाते हैं सारे ऑप्शन। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्यूरेटिव पिटीशन और रिव्यू पिटीशन में आखिर अंतर क्या है। अंतर भी जानना आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो याद रखिएगा, रिव्यू पिटीशन में न्यायालय अपने पूरे फैसले पर पुनर्विचार करता है, इसीलिए इसका नाम है रिव्यू करना। ठीक है, जो भी डिसीजन दिया है कोर्ट ने, तो पूरे फैसले पर पुनर्विचार करता है, जबकि क्यूरेटिव पिटीशन में ऐसा नहीं होता है। क्यूरेटिव पिटीशन में क्या होता है, कुछ बिंदुओं पर ही विचार किया जाता है। ठीक है, न्यायालय को यदि लगता है कि किसी बिंदु पर दोबारा से विचार करने की आवश्यकता है तो क्यूरेटिव पिटीशन के दौरान उस पर विचार होता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय में क्यूरेटिव पिटीशन के दौरान अगर सुनवाई होती है, ठीक है, और फांसी के दिन तक इस पर यदि फैसला नहीं आ पाता, मान लीजिए, ठीक है, तो फांसी की जो डेट है वो टल जाती है। याद रखिएगा इस पॉइंट को। ठीक है, मान लीजिए किसी की फांसी आज होनी है, ठीक है, 22 मई को। ठीक है, और आज ही क्यूरेटिव पिटीशन पर फैसला आना है, लेकिन फैसला आ नहीं पाया, सुनवाई टल गई, या कोई अन्य रीज़न है कि फ़ैसला नहीं आ पाया, तो आज उसे फांसी नहीं होगी। ठीक है, ये डेट जो है आगे एक्सटेंड हो जाएगी। ठीक, आगे देखते हैं, इस उपचारात्मक याचिका यानी कि क्यूरेटिव पिटीशन की अवधारणा का जन्म कैसे हुआ, ये जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से प्रीलिम्स के लिए प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए ध्यान दीजिएगा। तो याद रखिएगा, ये इस अवधारणा का जन्म जो है वर्ष 2002 में हुआ था। कौन सा वाद था, कौन सा केस था? रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा और अन्य। ठीक है, इस केस में इस अवधारणा का जन्म हुआ। मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने
प्रश्न ये उठा कि भाई सुप्रीम कोर्ट द्वारा अगर दोषी व्यक्ति को जो उसने पुनर्विचार याचिका रिव्यू पिटीशन दायर की है यदि खारिज हो जाए तो उसके पास क्या कोई और ऑप्शन बचता है, अंतिम ऑप्शन बचता है? तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही द्वारा दिए गए निर्णयों को बदलने के लिए उपचारात्मक याचिका की अवधारणा को प्रस्तुत किया। ये माना कि सुप्रीम कोर्ट से भी कोई मिस्टेक हो सकती है, रिव्यू पिटीशन भी खारिज हो जाती है, तो एक ऑप्शन और भी होना चाहिए। ठीक है, तो क्यूरेटिव पिटीशन की अवधारणा का जन्म जो है फिर होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये ऐतिहासिक वाद है। ठीक है, क्योंकि इसी वाद से ही उपचारात्मक याचिका यानी कि क्यूरेटिव पिटीशन का जन्म होता है। ठीक है, इस मामले में याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ ने ये फैसला तय किया था। 5 जजों की, तो जो भी इम्पोर्टेंट मैटर होते हैं उस पे या तो 5 होते हैं, याद रखिएगा, या 7 होते हैं, या फिर 11 होते हैं, या फिर 13 होते हैं। ठीक है, जो संविधान का मौलिक ढांचा है उसको तय करने के लिए 13 जजों की पीठ थी। ठीक है, आधार कार्ड वाला जो मैटर था जिसमें राइट टू प्रिवेसी का मैटर था, गोपनीयता का, उसमें 11 जज थे। ठीक है, इसी तरह अन्य जो मैटर थे उनमें 5 और 7 थे। ठीक है, तो 5, 7, 11 या 13 ही होते हैं, जनरली 5 होते हैं। ठीक है, बहुत बड़ा कोई केस होता है तो 11 या फिर 13 होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्यूरेटिव पिटीशन के आखिर नियम क्या है, इसे भी जानना आपको ज़रूरी है। ठीक है, यदि किसी ने इस क्यूरेटिव पिटीशन को दायर करना हो तो नियम जानना आवश्यक है। ठीक है, तो याचिकाकर्ता को क्यूरेटिव पिटीशन में ये बताना होता है कि आखिर वो किस आधार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती कर रहा है, ये उसे क्लियर करना होगा, और साथ ही सीनियर वकील द्वारा प्रमाणिक होना भी ज़रूरी होता है। ठीक है, जो भी पिटीशन आप दायर करने जा रहे हैं वो सीनियर वकील द्वारा सर्टिफाइड होना चाहिए। ठीक, इसके बाद क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर मोस्ट जज, जिन जजों ने फैसला सुनाया था उनके पास भी भेजा जाना ज़रूरी होता है। अगर इस बेंच के मैक्सिमम जजेस इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि मामले की सुनवाई दोबारा होनी चाहिए तो क्यूरेटिव पिटीशन को उन्हीं जजों के पास भेज दिया जाता है। ठीक है, अब आप देखेंगे उपचारात्मक याचिका यानी कि क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल करने के लिए कंडीशंस क्या क्या हैं, आवश्यक स्थितियां कौन कौन सी हैं, तो याद रखिएगा इसकी स्थितियों को जानना भी ज़रूरी है। तो पहला है, मामले में याचिकाकर्ता द्वारा पुनर्विचार याचिका पहले दाखिल की गई हो, ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले आपने पुनर्विचार याचिका दाखिल की होनी चाहिए, इसके बाद ही आप जो है क्यूरेटिव पिटीशन को दायर कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। ठीक है, तो पुनर्विचार याचिका यदि पहले दाखिल की होगी और ये खारिज हो गई होगी तभी आएगा उपचारात्मक याचिका का नंबर। ठीक है, और इस याचिका में यानी कि क्यूरेटिव पिटीशन में जिन मुद्दों को आधार बनाया गया है ये उस पर आपको सिद्ध करना होगा कि पहले इस पर विस्तृत विमर्श नहीं हुआ है, ये भी एक कंडीशन है जो रख सकते हैं आप। ठीक है, अगला है, सर्वोच्च न्यायालय में क्यूरेटिव पिटीशन पर सुनवाई तभी होती है जब याचिकाकर्ता ये प्रमाणित कर दे, सिद्ध कर दे कि उसके मामले में न्यायालय के फैसले से न्याय के नैसर्गिक सिद्धांतों का वायोलेशन हुआ है, उल्लंघन हुआ है, साथ ही आदेश जारी करते समय उसे नहीं सुना गया है। ठीक है, इसके अलावा एक कंडीशन और भी है, स्वीकार कर ली जाती है यदि न्यायाधीश तथ्यों को प्रकट करने में विफल रहा हो। ठीक है, और पूर्वाग्रहों की आशंका को बढ़ाता हो। ठीक, तो ये कंडीशन है जिन कंडीशन पर आप जो है उपचारात्मक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में आपने क्यूरेटिव पिटीशन की अवधारणा, नियम, शर्तें और कंडीशन देखा, सभी बिंदुओं को देखा। इसके अलावा मर्सी पिटीशन को भी आपने देखा और रिव्यू पिटीशन को भी देखा। या यहाँ से यदि कोई प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है तो 100% उसे आप कर लेंगे। ठीक है, सभी बिंदुओं को कवर किया गया है, और यदि मुख्य परीक्षा में कोई प्रश्न आता है तो उसे भी बड़ी आसानी से आप लिख सकते हैं। एक बार आप लिखने का प्रयास अवश्य करिएगा इसे समझने के बाद। ठीक है, ये टॉपिक जो है वेरी इंपॉर्टेंट था और करंट पॉलिटी से रिलेटेड भी है, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू के मामले में रिव्यू पिटीशन उसके परिवार वालों ने दायर की थी। ठीक है, और ये मैटर काफ़ी पुराना था, 1998 का था। ठीक है, 34 साल पुराना मैटर था जिस पर सुनवाई हुई और सिद्धू को, ठीक है, रिगरस पनिशमेंट हुआ है 1 वर्ष का। ठीक है, सश्रम कारावास की सज़ा। तो इसके चलते ये जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.